ये जो कहते हैं ना ख्वाजा हुसैन जिनको अकबर ने कैद किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 1959 के अंदर जो खुदाम दरगाह कमेटी के बीच मैटर चला है, ऑल इंडिया सूफी सजादानशीन काउंसिलिंग के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस दौरान बताया कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन एवं सरकार की ओर से लाए गए बिल का स्वागत किया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वक्फ में संशोधन का विरोध करना गलत है। वक्फ का मामला मुसलमानों से जुड़ा है, वहीं वक्फ की आड़ में किसी की संपत्ति को न हड़पा जाए। उन्होंने दरगाह खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जदगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वह गरीब नवाज की औलाद है, उनका डीएनए उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सजादानशीन लिखा हुआ है और वह चैलेंज करते हैं कि ये साबित कर दे कि वह दरगाह सजादानशीन नहीं है और गरीब नवाज की औलाद नहीं है। इस पर उन्होंने 11 लाख रुपए का इनाम देने की भी बात कही और कहा कि बेवजह लोगों को गुमराह नहीं किया जाए। आप तमाम पत्रकार बंधु, हमारे दोस्त सब तशरीफ़ लाए, मेरे बुलावे पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दो इशू थे जिस पे मेरी चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये कह चुके कि हम इस बिल का वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से पहले ही 2-3 बार मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम दे चुके हैं ऑल इंडिया सूफी सजादानशीन काउंसिल की तरफ से, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। और मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं क़िबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका उत्तराधिकारी भी हूँ। हम लोग पहले भी मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं कि वक्फ के एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। उसमें काफ़ी सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अमेंड किया जाना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये था इशू कि उसमें दरगाहों की पोजीशन को डिफ़ाइन किया जाए, दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में कहा जाए कि मौजूदा एक्ट उसके बारे में पूरी तरीके से साइलेंट है। और उसके बाद में हमने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड काम करता है पूरे देश में, और ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें कितना करप्शन, और इसके लिए कोई इनकार भी नहीं करेगा। आप किसी के पास भी चले जाएं पूरे देश में, हर इंसान उससे पीड़ित है। अगर कोई वक्फ से जुड़ा हुआ इंसान है तो, किसी ने गलती से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है तो इसी मामलात को लेकर के हम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका वेलकम किया था। देखिए, गवर्नमेंट की मंशा बहुत साफ थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस अमेंडमेंट बिल को खुद ने पहल करते हुए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया कि ताकि कुछ लोग अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो सारी भ्रांतियां, सारी जो ऑब्जेक्शंस हों या कोई कंसर्न हो किसी का, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस कर लिया जाए। उसका भी हमने बहुत वेलकम किया। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से देश के मुसलमानों से और तमाम तंजीमों से भी अपील करता हूँ कि देखिए, वक्फ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें इस बिल के विरोध करना कि ये बिल बीजेपी ला रही है तो गलत है। वक्फ एक्ट जो था उसमें 1954 में भी अमेंडमेंट हुआ, 1995 में भी अमेंडमेंट हुआ और 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट होते रहे हैं। वक्फ का जो मामला है बिल्कुल मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, शरीयत का मामला है, और मुसलमान से बहुत ज़्यादा करीब तरीन तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात भी जुड़े हुए हैं। देखिए, वक्फ करना, वक्फ करके उसकी शराइत को एग्जीक्यूट करना, ये शरीयत का मामला है। लेकिन ये इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है वक्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कैसे हो, उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे हो, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, वक्फ एक्ट की आड़ में किसी की संपत्ति को हड़पा ना जाए, वो खुट-बुट करके पैसे न कमाए जाएं, उसको कैसे रोका जाए। इस मामलात के लिए हुकूमत हिंद ने सोचा और ये एक्ट लेकर आए, ये बिल लेकर आए। इस बिल में बिल्कुल कुछ कंसर्न हमारे भी थे। हमने इस बिल को पेश होने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी। उसके बाद में बिल पेश होने के बाद में हम दोबारा मंत्री साहब से मिले थे, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर होने पर, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी पार्लियामेंट में। और हमारे साथ 8 से 10 लोगों का डेलीगेशन था, जिसमें सब पढ़े लिखे लोग थे, 3-4 एडवोकेट थे, मैं खुद भी एडवोकेट हूँ।
हम लोगों ने कुछ 2-3 पॉइंट्स पे हम लोगों ने भी हमारी बात रखी कि साहब इस पॉइंट्स पे हमारा भी कंसर्न है, जैसे वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र जो है वो कब आया एक्ट के अंदर, ये भी तो देखें आप। क्या शुरू से वक्फ बाय यूज़र का प्रोविजन था? नहीं, ये बाद में लाया गया। वक्फ बाय यूज़र की आड़ के अंदर कई प्रॉपर्टियों को गासिबाना तौर पे वक्फ में नोटिफाइड करा दिया गया। भाई वक्फ तो शरीयत का मामला, मैं मुफ्तियाए कराम से भी अपील करता हूँ इस पर अपनी शरई राय भी दें। वक्फ बिना किसी दबाव के, बिना जोर जबरदस्ती के एक फ्री विल होना चाहिए। वक्फ डेडिकेट होना चाहिए इन राइटिंग और ओरल, तो वक्फ है। आप सर्वे के आधार पर वक्फ कर रहे हैं कि ये वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आता है कि ये है, क्योंकि ये चैरिटेबल और रिलीजियस और पायस पर्पज से इस्तेमाल हो रही प्रॉपर्टी, सामने वाले मालिक ने प्रॉपर्टी वक्फ करी हो या नहीं करी हो, आप उसको वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में ला के वक्फ कर देते हैं। तो जनाब मेरा कहना यह है कि कौम को गुमराह ना करें, और तमाम तंजीमों से मैं अपील करता हूँ, हमें अच्छा मौका मिला है। देखिए कई लोग पीड़ित हैं, और मैं खुद भी, आप जिस हवेली में बैठे हुए हैं, ये हवेली 1942 में रजिस्टर्ड वक्फ हुई थी, और वक्फ बोर्ड ने मिली भगत करके 1969-70 के अंदर दोबारा इसको नोटिफाई कर दिया। आज तक मैं केस में लड़ा हूँ इसके अंदर। तो वक्फ के कारिंदे, वक्फ बोर्ड गबन करते हैं, करप्शन करते हैं, इससे ये किसी से नहीं छुपा हुआ। इसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। इसमें हाँ कुछ हमारे शक व शुबा हैं, जैसे वक्फ बाय यूज़र को लेकर के कि जो संपत्तियाँ पुरानी हैं, जो दरगाहें, मस्जिदें, खानकाहें, इमाम बाड़े 200-300 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट उनको तो ना ले लेगी। हमने ये बात हमने भी रखी हुकूमत के सामने, हमने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी उनके सामने ये बात रखी। तो उसमें कहा गया कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक प्रोविजन है, ये एक्ट जो रिपील हो रहा है, तो उसके तहत जो पुराने एक्ट के तहत जो अधिकार स्टैब्लिश हुए थे, उसमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको सेफगार्ड करेगी। लेकिन इसकी बुनियाद पे आप हाउल्ला मचा रहे हैं, कौम को कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा लाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, हम सब मिलकर के हुकूमत का साथ दें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी बात रखें। कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम भी कंसर्न कर रहे हैं कि नहीं इस पॉइंट हो सकता है कि कौम को नुकसान हो जाए, वक्फ को नुकसान हो जाए, तो उसकी बात हम हुकूमत के सामने रख सकते हैं। उसका रद्दोबदल हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि अमेंडमेंट ही ना हो और सिर्फ ये कहा जाए कि मुसलमानों के ऊपर हमला है। बिल्कुल गलत है। ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो वक्फ मैनेजमेंट को देखती है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। तो अव्वल आखिर ये बॉडी जो बनी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही तो बनी थी 1954 में, दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। अब लोग हमारे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी इल्जाम तराशी से नहीं डरता हूँ। हमारे दिल में जो आता है, जो हमें सही लगता है, हम वो करते हैं। और तमाम दरगाहें विक्टिम हैं, इस देश की तमाम दरगाहें। मैं अभी तक कॉल रिसीव कर रहा हूँ, मुझे पंजाब से कॉल आ रहे हैं, मुझे हरियाणा से कॉल आ रहे हैं, मुझे उत्तराखंड से फ़ोन आ रहे हैं। वहाँ के सज्जादगान को परेशान किया जा रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड आकर हाथ रख रही है इस पर, हमने कोई वक्फ नहीं किया है, ना ही कोई डेडिकेशन है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है। मुझे हर स्टेट से फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके साथ, ना तो हम बीजेपी से मिले, ना हम कांग्रेस से मिले, ना हम किसी अदर पार्टी से। हम हुकूमत हिंद के साथ हैं, और हुकूमतें कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती हैं, देश हित में काम करती हैं। एक एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है। मैं तमाम तंजीमों से अपील करता हूँ कि हम अच्छे सजेशन दें। कुछ पॉइंट्स में अगर ज़्यादा सीरियस को कंसर्न है तो उसको हम रद्दोबदल कराएं, उसमें अमेंडमेंट कराएं। लेकिन इस एक्ट को पास कराना, इस बिल को पास कराना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड की जो हद दरमिता है उसको दूर किया जाना ज़रूरी है। वक्फ अल्लाह की राह में एक प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही है, वक्फ कर दी गई, उसका वाकिफ का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फलाह बहबूदी के काम में लिया जाए, गरीब गुरबाओं के काम में लिया जाए, या उसकी आमदनी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं के काम में लिया, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। आज कौन सा वक्फ का इदारा है जो ऐसी स्कीम चला रहा हो कि जहां पर साल में कुछ बच्चों की शादी होती हो, कुछ बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम होता हो? कहीं नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन भी रखे जाएं कि जिसमें इस तरह की स्कीम चलाई जाए, वक्फ बोर्ड का जो पैसा है सही इस्तेमाल में हो। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए तो पैसा लेके निकल गए, कुछ लोग कारिंदे बन गए तो वो पैसा लेके, नहीं, ये सब गलत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तमाम लोगों से, किसी के गुमराह ना हो, किसी के जज्बाती बयान से गुमराह ना हो। ये कोई जंग नहीं हो रही है, देश का कानून बनाया जा रहा है और आपके हक में बनाया जा रहा है। कोई अगर शक व शुबा है तो वकील अवेलेबल है, उनसे राय शुमारी करें। कुछ पॉइंट हो सकता है कि सेक्शन में कोई अगर दिक्कत आ रही है उसको अब बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएं, अपनी बात रखें, बड़े बड़े वकील हैं वो जाके रखें। लेकिन इसको कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, ये गलत है। हम लोगों ने का समर्थन किया है, इस 2 पॉइंट से किया। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है,
वक्फ का पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना जरूरी है, गरीब बच्चों के लिए होना ज़रूरी है। दूसरा, दरगाहों की पोजीशन उसमें डिफाइन की जाए। दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन, हम चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसका कहीं है ही नहीं वो वक्फ के अंदर कहीं। सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड होता है दरगाह का, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है होली सेंट का, उसकी के प्रोविज़न नहीं है, बिल्कुल एक्ट साइलेंट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो बोरा और आगा खानी बोर्ड का प्रोविज़न रखा है, तो इसमें दरगाह बोर्ड का प्रोविज़न भी रखा जाए, दरगाह बोर्ड अलग से बनाया जाए, या फिर इसी के अंदर दरगाहों की पोजीशन, कस्टम ट्रेडिशन को डिफाइन किया जाए। पहला इशू तो आप लोगों से बुलाने का ये था। तीसरा पॉइंट ये था, साहब एक संस्था है अजमेर के अंदर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक बॉडी है, जो गरीब नवाज के खुद्दाम के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। उस संस्था ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उनके जो सेक्रेटरी साहब सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी। उसका जवाब देना निहायत जरूरी है। पहले तो उन्होंने अपने अखलाक दिखाया कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम हसनी हुसैनी है। हसनी हुसैनी कितना भी बुरा वक्त आ जाए अपने अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और ना ही हम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन चिश्ती दरगाह में कुछ नहीं मांगता, दरगाह में कोई हैसियत नहीं है। जनाब, मेरा डीएनए दरगाह से जुड़ा हुआ है, मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ, मैं उनकी 23वीं पुश्त में उनका पोता हूँ। आप चाहें मुझे चैलेंज करिए, मैं कोर्ट में साबित कर दूँगा। और सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन नहीं होते हैं। देखिए, कई फैसले जाते हैं, आज के नहीं, 200 साल पुराने, 150 साल पुराने फैसले भी हैं, जिसमें सज्जादा नशीन को स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहा गया है। सरवर चिश्ती साहब, कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो आपकी और दरगाह कमेटी के बीच में चले हैं, जिसमें हम पार्टी नहीं है। केस नंबर 245 1945 में कहा गया है, जो खुद्दाम और दरगाह कमेटी के बीच में मुकदमा चला कि सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सज्जादा नशीन इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। पुरानी हिस्टोरिकल बुक जितनी उठा के देखेंगे, सज्जादा नशीन इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप अकबरनामा की जिंदगी में जी रहे हैं, आप मुगलों के दरबार में ना जिए। मुगलों ने जो करा था, हमारे बुजुर्गों ने उनसे जंग लड़ी, 28 साल कैद में रहे, लेकिन उनकी गुलामी मंजूर नहीं गई, ना उनके सामने झुके। अकबरनामा का जो आप वॉल्यूम पढ़ाते हैं लोगों को, अकबरनामा का वॉल्यूम भी AIR 1959 में जो हाई कोर्ट में आपने चैलेंज किया था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट को, उसके पैरा नंबर 39 के अंदर जो दिया हुआ है, उसमें डिस्कस किया जा चुका है ये इशू कि ख्वाजा हुसैन वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब, और उनको बाइज्जत दोबारा तौलियत पे बैठाया गया, सज्जादा नशीन के पद पे बैठाया गया। अगर दोबारा सज्जादा नशीन के पद पे नहीं बैठाया जाता तो शाहजहां क्यों फरमान जारी करता कि हम ऑफिस और सज्जादा नशीन को अलग कर रहे हैं, मुतवल्ली के ऑफिस को अलग कर रहे हैं? नहीं, ही वॉज द सज्जादा नशीन मुतवल्ली। शाहजहां के दौर तक सज्जादगी और मुतवल्लीशिप हमारे पास थी, सज्जादा नशीन के पास थी। और आप कहते हैं 800 साल का रिकॉर्ड हमारा भी है। गुम्बद शरीफ की चाबियां आप जिक्र करते हैं, गुम्बद शरीफ जो बना है वो 150 से 200 साल बाद बना है जनाब। 800 साल का रिकॉर्ड कहाँ से ला रहे हैं आप? सरवर साहब, हम हमारे अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका मकसद ये है कि एक वापस से नया विवाद पैदा किया जाए और पूरी कौम से हमें लड़ाया जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है खुद्दाम हजरात में भी कई पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उम्र के भी और मुझसे बड़े भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना तकरीर के से गुमराह नहीं होंगे। वो आपकी इस तकरीर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अमन चैन के मानने वाले हैं। हम कमिटेड हैं कि दुनिया के अंदर अमन चैन कायम रहे, पीस को हम प्रमोट करें। आपने जो दरबार से मैसेज दिया पिछले 3 साल में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी पड़ती है। 3 साल में पिछले क्या हुआ दरगाह के अंदर। इसलिए अगर इन तमाम बातों को मैं समराइज करता हूँ, सरवर साहब ने आपको डॉक्यूमेंट पकड़ा है। नजराने का इशू जो है वो 1932 में जुडिशियल कमिश्नर का ऑर्डर था, और उस ऑर्डर में ये भी तय हुआ था इशू बन के कि क्या ये आदेश तमाम खुद्दाम कम्युनिटी पे लागू होगा या एक इंफरादी हैसियत से होगा। उसमें ये हुआ था कि तमाम ऑर्डर जो है पूरी खुद्दाम कम्युनिटी पे लागू होगा। उसमें सज्जादा नशीन को क्या कहा गया है, ये 1932 का ऑर्डर, जुडिशियल कमिश्नर अजमेर। द सज्जादा नशीन इज द डिसेंडेंट और स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होली सेंट। सज्जादा नशीन इज द स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होली सेंट। इसके बाद में हो सकता है शायद इंग्लिश में कोई दिक्कत हो, तो मैं आपको हिंदी का ही पढ़ा देता हूँ। 22/12/2010 का आदेश है, जिसमें ये कहते हैं दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, मौजूदा सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन बाय वर्च्यू ऑफ हिज हेरिडिटरी राइट्स
being a descendant of the Khwaja Sahib. He is not holding the office of Sajjada Nashin by virtue of Dargah Khwaja Sahib Act. Dargah Khwaja Sahib Act is not at all applicable on the present Sajjada Nashin. The judgment is very much clear. सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में बहुत क्लियर कर दिया है और जजमेंट इन रैम है. कोई अगर गुमराह करता है ना आपको कि नहीं हम पे लागू नहीं होगा, वो दरगाह से जुड़े हुए तमाम मुतालिकीन पे लागू होगा. 22/12/2010 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है. वो क्या कहता है, इसमें तमाम खुद्दाम साहिबान पार्टी हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में विस्तार से विचार कर मत व्यक्त किया है कि अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब के सज्जादा नशीन के पद पर नियुक्ति का अधिकार वंशानुगत है तथा ख्वाजा साहब के वंश के सदस्य को ही उक्त पद पर पदस्थापित होने का अधिकारिता है. माननीय न्यायालय ने दरगाह कमेटी के इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया कि दरगाह कमेटी के गठन के उपरांत उक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार दरगाह कमेटी को प्राप्त हो गया हो. आई एम नॉट सबऑर्डिनेट टू द दरगाह कमेटी. द सज्जादा नशीन साहब इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द दरगाह कमेटी. ही इज द हेरिटेज डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब. ही इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन. इसके बाद में इस ऑर्डर को सिविल रिट पिटीशन नंबर 144 2011 में खुद्दाम साहिबान ने चैलेंज करा इसी आदेश को, और वहाँ से भी फाइनल आदेश यही आया. और 87 का जो जजमेंट हमारे सज्जादगी का, उसके ऑब्जर्वेशन को सेम ऑब्जर्वेशन में लिए गए. इस प्रोसीडिंग के अंदर जो भी आदेश है वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रोसीडिंग के तहत है, तमाम खुद्दाम कम्युनिटी पे लागू होते हैं. दरगाह ख्वाजा एक्ट के बारे में जो इंक्वायरी चल रही थी, तो जस्टिस गुलाम हुसैन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने पूरी दरगाह से जुड़ी हुई हिस्ट्री को कंक्लूड किया था और एक उसके ऊपर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के ऊपर एक बाकायदा बुक जारी की गई थी. पूरी इंक्वायरी करने के बाद पूरी रिपोर्ट, जिसमें मैनेजमेंट भी आ गया था, सज्जादा नशीन साहब भी आ गए थे, खुद्दाम साहिबान भी आ गए थे. उसमें वो क्या कहते हैं, पेज नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द गजेटियर ऑफ अजमेर मेड़वारा. देखिए वो भी अपने खुद के वक्तव्य नहीं दे रहे. अकॉर्डिंग टू द गजेटियर ऑफ अजमेर मेड़वारा, ख्वाजा साहब वॉज ट्वाइस मैरिड एंड हिज एल्डेस्ट लीनियल डिसेंडेंट कॉल्ड द दीवानजी इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन. ये लिखा हुआ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन, मैंने नहीं कहा. वो गजेटियर ऑफ अजमेर मेड़वारा को कोट कर रहे हैं. ऑल द डिसेंडेंट ऑफ ख्वाजा साहब enjoying great consideration throughout the India. The Nizam of Hyderabad will not sit in their presence. And the Maharaja of Jaipur, Gwalior and Jodhpur placed them on seat with themselves. This kind of regard सज्जादा नशीन को मिलता था. अब सरवर चिश्ती साहब, आज आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी वक्फ एक्ट के ऊपर. आप लॉजिकल बात करते हैं, लीगली तरीके समझाते हैं, सिर्फ विरोध करना और उस बात पे तो कम बातचीत करिए. आपको कंसर्न मेन था दीवान साहब से और मुझसे. तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, पहले तो मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ, मेरा वर्ड वापस से आप कोट कर लें. और मैं अजमेर दरगाह के स्पिरिचुअल हेड सज्जादा नशीन साहब जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं दरगाह के, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ. आप किसी अदालत में चैलेंज कर दीजिए और साबित कर दीजिए कि हम गरीब नवाज की औलाद नहीं है और सज्जादा नशीन हेरिडिटी नहीं है. मैं आपको 11 लाख रुपये का इनाम दूंगा. ये मेरी तरफ से आपको इनाम है. आप कौम को गुमराह ना करें. वापस से जो हम लोगों ने निज़ाम वापस एक अच्छा बनाया माहौल कि हम लोग मिल के रहें, क्योंकि आप भी दरगाह से जुड़े हुए हैं, तमाम खुद्दाम भी, और मैं भी दरगाह से जुड़ा हूँ. हम लोगों को मोहब्बत अमन का पैगाम देना है लोगों को. हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हमें गरीब नवाज के मिशन पे चलना है. और आप वापस से विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है जो संजीदा लोग, समझदार लोग होंगे, वो आपकी इन जज्बाती तकरीरों के अंदर गुमराह नहीं होंगे और आपकी इन बातों को रिजेक्ट करेंगे. अब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट की आप बात करते हैं, और गरीब नवाज की औलाद बहुत है यहाँ पर, मैं अकेला नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक दस्तूर है, जजमेंट है कि जो गरीब नवाज की औलाद में लाइन में सीनियर होगा वो ऑर्डर सज्जादगी पे बैठेगा. इसलिए हमारे दादा को रिकॉग्नाइज किया गया. ये 11J टू मेक सच प्रोविजन फॉर द एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिजेंट डिसेंडेंट ऑफ ख्वाजा साहब. अगर नहीं तो ये लेजिस्लेटिव ने हमारे लिए क्यों लिखा गरीब नवाज की औलाद की? गरीब नवाज की औलाद नहीं है, गरीब नवाज की औलाद है. आप लोगों को गुमराह ना करें, आप चैलेंज करें ना इसको. मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको. आप गुमराह कर रहे हैं. आपको लॉजिकल बात करना चाहिए. सिर्फ हमसे अदावत है, जिस तरीके से बीजेपी हुकूमत से अदावत है, ऐसी दीवान साहब से अदावत है. आपको दीवान के खिलाफ बोलना है और आप अखलाक भी नहीं सोचते कि किस तरीके से बोला जा रहा है. हम तमाम लोगों को मिलकर के हुकूमत का सहयोग करना चाहिए. अगर कोई सेक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं कौम को नुकसान होगा तो उस पर बात की जा सकती है. विरोध करना उचित नहीं है. वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है. ये हज़ारों करोड़ की जो आमदनी होनी चाहिए आज की तारीख में, वो 100-200 करोड़ रुपये ही है और प्रॉपर्टी 9 लाख हेक्टर है.
अरे उस आमदनी का हो क्या रहा है, हमारी कौम के किस बच्चों के काम आ रही है, किन बच्चों की एजुकेशन काम आ रही है, बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। आज साहिबन में से एक जन ने सवाल किया था, मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे अभी क्लिप भेजी थी कि था वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, ऐसा कोई इशू था। तो किसी ने पंजाब का हवाला दिया था कि पंजाब में कोई स्टूडेंट, सरवर साहब ने मानने से मना कर दिया था। जी हाँ, मैं उनको एक जानकारी के लिए बता दूं, ये दरगाह का रिकॉर्ड है, ये पेपर बुक है, मुतवली का जो केस चला था उसके ऊपर 1947 की। इसमें एक एग्जिबिट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ मुतवलीज डाउन फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्परर अकबर टू अप टू दिस डेट, ये जिस टाइम की लिखी उस टाइम तक। इसमें मैं 4-5 नाम में पढ़ देता हूँ। मुतवलियों के नाम है टोटल लिस्ट में 40 मुतवलियों के नाम है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम के बाद में मुतवली चेंज हो चुका था। शाहजहाँ तक मुतवलीशिप हमारे पास थी, शाहजहाँ ने मुतवली को गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया था और सज्जादा नशीन कंटिन्यू रिमेन टू बी हेरिटेड डिसेंडेंट ऑफ द सेम। अब उनके बाद में कौन कौन मुतवली बने, मैं चंद चुनिंदा नाम लूंगा उनका जवाब। गुजरमल पृथ्वीराज, ये 19 नंबर के मुतवली हुए हैं। 33 नंबर के हुक्मचंद, ये मैं दरगाह ख्वाजा साहब के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बता रहा हूँ आपको। 34 नंबर पे नानक चंद और 39 नंबर पे हैं श्याम राव नायब सोहन राव। जनाब क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अगर जानकारी नहीं है तो हमसे ले लें आप आकर के। इख्तलाफ से कुछ नहीं होगा। अगर कौम की फलाह बहबूदी चाहते हैं तो इस वक्त हम लोग अपना ज़ाती मफाद छोड़ें, अपने ज़मीर में झांक के देखें। हमें कौम के लिए काम करना है। मैं तमाम तंजीमों से मुखातिब हूँ अभी देश की, और गरीब नवाज की बारगाह से, उनकी औलाद की हैसियत से मुखातिब हूँ कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों के नाम पर राजनीति मत करो। मुसलमानों के बच्चे एजुकेशन चाहते हैं, मुसलमान की बच्चियों के लिए शादी के लिए पैसा नहीं है। कई बच्चियाँ बैठी हुई घरों में बिना शादी के, उनके लिए क्या तो हम मिलकर इंतजाम करें। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया, वफ़ के तहत आप अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करके उसकी आमदनी वफ़ कर सकते हो गरीब गुरबाओं के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे कौन इनकार करेगा? वफ़ बाय यूज़र का एक इशू है तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसमें सेफ गार्ड के लिए कोई प्रोविज़न लाया जा सकता है कि हमारी पुरानी इमारतें, हमारी पुरानी खानकाएँ, मस्जिदें, इमाम बड़े ना जाएँ। और हमें यकीन है हुकूमत पे, हुकूमत कमिटेड है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं रिलीजियस, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमें भी ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में कलियर शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कलेक्टर है वहाँ। अब लेडी की बात करते हैं आप, औरंगाबाद में निज़ामुद्दीन औरंगाबाद की दरगाह है, वहाँ बेगम नैयर जहाँ आज की तारीख में मुतवली हैं। कलीमुल्लाह जहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मुतवली लेडीज़ थी। क्यों नहीं बातें क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, आज आप कह रहे हैं मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कल आप कह देंगे मैं तो जज से फैसला नहीं कराऊंगा, वो नॉन मुस्लिम है। जो वफ़ ट्रिब्यूनल बैठता है उसमें एक जज भी होते हैं। कभी क्या किसी ने क्वेश्चन किया कि जज हिंदू है मुसलमान है? ये कहाँ ले जा रहे हो कौम को? ये देश को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? ये हमारा सोशल फैब्रिक है, इसको मत ख़राब करो। अगर एक दो आते भी नुमाइंदे, फ़र्ज़ कीजिए चलिए ये प्रोविज़न हटा देगा नॉन मुस्लिम नहीं होगा, किसी स्टेट में अगर MP मुस्लिम नहीं है तो उस स्टेट का MP को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? किसी स्टेट में MLA को अगर मुस्लिम नहीं है और MLA मेंबर का प्रोविज़न भी रखा गया है तो कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ से लोगों, अगर मुझसे अदावत है बेशक मुझे गालियाँ बकें, लेकिन इस कौम के नाम पे खिलवाड़ ना करें, इस कौम की फलाह बहबूदी के साथ खिलवाड़ ना करें, इस कौम को गुमराह ना करें। 50 साल से हमें वोट समझा गया है। होता क्या है, यतीम खाना होता है। यतीम खाने में जब काम पड़ता है ना तो बच्चों को बढ़िया कपड़े पहना करके लिया जाता है, उनको साथ ला कर बैठा दिया जाता है कि देखिए साहब हम इनकी फलाह बहबूदी, हम इनकी पढ़ाई एजुकेशन देखते हैं। जैसे इलेक्शन पूरे हो जाते हैं बच्चों को वापस यतीम खाने छोड़ के आ जाता है। ये पोजीशन बना रखी है हमारी, ये कि हम मेन स्ट्रीम से जुड़ें तो हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हुकूमत अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है, हमें 2 बढ़ाने चाहिए। किसी पे तो यकीन करें, हम हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं BJP की बात नहीं कर रहा, RSS की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हुकूमत हिंद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जीत कर आए हैं वो लोग। हमें अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। और सरवर चिश्ती साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मुगलों की ज़िंदगी से बाहर निकले। हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं और AIR 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देयर इज़ 2 इंपॉर्टेंट ऑफिस, सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन एंड मुतवली सेकुलर हेड। ये पैरा नंबर 2 में दिया हुआ है। अंजुमन खुद्दाम साहिबान की एक नुमाइंदा जमात है। वो कहते हैं दरगाह के नुमाइंदे नहीं, खुद्दाम साहिबान की जमात है नुमाइंदा जमात। ये बात आप दरगाह कमेटी से भी क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ। और हाँ,
मैं गरीब नवाज की औलाद के साथ साथ अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं, मैं उनका अधिकारी भी हूँ। जो चाहे मुझे चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और कोई साबित करेगा तो मैं उसको 11 लाख रुपये इनाम दूंगा।